नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में आज बात करेंगे हम एक ऐसे व्यक्तित्व की जिनकी निधन के बाद लगता है कि उनके कर्म हमेशा याद किए जाएंगे, और वो देश नहीं दुनिया के लिए, आर्थिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति। हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जिनका निधन हो गया, और उनके किए गए रिफॉर्म्स और इनोवेशंस आज भी याद किए जाएंगे। जब तक ये स्थितियां रहेंगी, जब तक अर्थ की दुनिया की पहचान होगी, बहुत सारे मुद्दों की पहचान होगी, तो मनमोहन सिंह जरूर जाने जाएंगे। हमारे साथ आज उनके कार्यकाल, उनकी थ्योरी इकोनॉमिक्स कैसी रही, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जाने माने पत्रकार देहरादून से जय सिंह जी रावत साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आर्थिक मामलों के विश्लेषक डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा साहब जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। मैं सतीश जी सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। 1991 उदारीकरण का जब दौर था, तो बहुत सारे दुनिया के कई मुल्क ये सोच नहीं पा रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन भारत में बेबाक तरीके से मनमोहन सिंह जी ने इस अपनी बात को रखा। पार्लियामेंट का वो स्पीच भी उनका ध्यान है कि अगर आज हम ये रिफॉर्म्स को लागू नहीं करेंगे तो दुनिया में पिछड़ जाएंगे। ये आर्थिक स्ट्रक्चर है, आज उसे लागू करना बहुत जरूरी है। तो उनकी दूरदृष्टि सोच कही जा सकती है, या फिर उसके पॉलिटिकल माइलेज थे, किस तरह से देखा जाए इसे? सर मैं इस मामले में मानता हूं। हाँ सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर, कंटिन्यू प्लीज। सर मैं इस मामले में कहना चाहूंगा कि जब उन्होंने अपना बजट टेबल किया तो नरसिम्हा राव साहब ने कहा था कि ये जो आप चीज दे रहे हैं, मैंने इसलिए आपको मंत्री नहीं बनाया है या इसलिए आपको ये पोर्टफोलियो नहीं सौंपा है। उसके बाद जब वो अपनी चीज लेके आए तो उन्होंने कहा था, जब चीज को टेबल किया उन्होंने डॉक्यूमेंट को, कि जिस चीज को आने का वक्त होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। और मैं मानता हूं कि मनमोहन सिंह जी ने जिस दूरदर्शिता का परिचय दिया, आज हम सब लोग इस चीज को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं कि जो एलपीजी है, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट की आज हम बात कर रहे हैं, आज भारत सरकार जिस डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस को पुश किए जा रही है, उसकी देन कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह जी को जाती है। उन्होंने 91 में जो इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, और जो आपको शायद वो वक्त पता होगा कि फोन का कनेक्शन लेने में 5 साल लग जाते थे और एलपीजी का सिलेंडर आने में 6 साल लगते थे। आज स्थिति ये है कि हम बटन दबाते हैं और वो गैस कनेक्शन हमारे घर में दूसरे दिन आ जाता है। मैं इस चीज को मानता हूं कि उन्होंने जो रिफॉर्म्स किए, चाहे वो 1991 के हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, फूड सिक्योरिटी जैसा बिल, मैं मानता हूं कि शायद भारत जैसे देश के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत था। और मनमोहन सिंह जी ने जिस ओरिएंटेशन के साथ उस फूड सिक्योरिटी बिल को वो लेके आए, उसे इंप्लीमेंट किया इस देश में, जहां पर कि आज आप 85 करोड़ लोगों को, आज आप भारत सरकार भी जो है अपने डॉक्यूमेंट में इस चीज को स्टेट कर रही है कि हम 85 करोड़ लोगों को फूड सिक्योरिटी के तहत उन्हें खाना प्रोवाइड कराया जा रहा है या 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। मैं ये मानता हूं इन सब चीजों की देन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जाती है। शायद वो ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे कि उनके खुद के लाए कानून से उनकी सरकार चली गई। आपको याद होगा कि जब हम 2G स्कैम की बात करते हैं, कोयला स्कैम की बात करते हैं, वो राइट टू इंफॉर्मेशन था जिसने अधिकार दिया लोगों को कि वो सरकारी जो भी काम हो रहा है उसके बारे में वो अगर सूचना चाहते हैं, उस सूचना का अधिकार जो हमें दिया वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देन है। इसके अलावा भारत जैसे देश में जहां पे हम ज्यादा ऑटोमेशन में नहीं जा सकते हैं, आज भी हम बात तो कर रहे हैं ऑटोमेशन की, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है उसको देखते हुए नरेगा जैसी स्कीम को लेके आना, और उस नरेगा स्कीम के तहत आज आप देख सकते हैं कि इस देश का कितना बड़ा वर्कफोर्स, रूरल इकोनॉमी का, वो उस चीज में इन्वॉल्व है और वो कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर मैं ऐड करना चाहूंगा, आधार एक ऐसी चीज है इसके बारे में शायद आज हम सब लोग जानते हैं, बातें कर रहे हैं, उसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने उस चीज को देखा कि इस देश में हर व्यक्ति के पास एक ऐसा यूआईडी नंबर होना चाहिए जिससे हम ये पता कर सके कि उस इंसान की आइडेंटिटी क्या है। आज अगर आप देख रहे हैं, चाहे टेररिज्म में कमी आई हो, चाहे हमें कोई भी एजुकेशनल आईडी हो, उन सब के पीछे जो बेस है वो आधार का ही था। तो मैं ये मानता हूं कि जो रिफॉर्म्स, चाहे वो फूड सिक्योरिटी रहा हो, चाहे वो आधार रहा हो, यूआईडी नंबर रहा हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन रहा हो, राइट टू इंफॉर्मेशन रहा हो, और सबसे बड़ा माइलस्टोन 91 के अंदर देखिए, जब इकोनॉमी लिबरलाइज्ड हो गई उसके बाद तो सब चीजें होती चली गई, लेकिन जो डिसीजन
आप सबको पता होगा सिर्फ 7 दिन का रिजर्व था हमारे पास गोल्ड का, स्थिति बहुत नाजुक थी, सब लोग हाथ खड़े कर चुके थे। उस वक्त उन्होंने रिस्क लिया और जो रिफॉर्म्स लेके आए, मैं मानता हूं शायद उससे बड़ा योगदान आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं दे पाया है। जी बिल्कुल, उनके रिफॉर्म्स से एक बड़ा रिस्क था, वो अर्थ के जानकार थे और यही बड़ी वजह रही कि उन्हें भविष्य में दिखाई दे रहा था तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के नाराजगी के बावजूद भी वो रिफॉर्म्स लेकर आए, कहा कि भरोसा रखे और मैं आज जो करने जा रहा हूं वो अगर हम नहीं करेंगे तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे। और ये माना जाता है कि आज हमारी जो जीडीपी स्टैंड कर पा रही है उसकी बड़ी वजह ये मानी जाती है। चलिए मैं प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह जी का रुख करना चाहूंगा। सर, बहुत बिरला लोग होते हैं कि एक पॉलिसी दूसरी पॉलिसी पे डिपेंड करती है। यहाँ ये माना जा सकता है कि आर्थिक रिफॉर्म्स की वजह से भारत की विदेश नीति मनमोहन सिंह के टाइम पर काफी जैसी भी थी उसका एक इम्पैक्ट आर्थिक रिफॉर्म्स का भी पड़ा। देखिए योगेंद्र जी, मोहतरम अली जनाब मनमोहन सिंह की शख्सियत केवल आर्थिक सुधारों के से ही हम नहीं समझ सकते। मनमोहन सिंह एक टीनएजर के रूप में जो विभाजन की त्रासदी थी और गुर्बत की जिंदगी जी। दूसरा, उनकी पर्सनैलिटी का फेज आया जब हिंदुस्तान में समाजवाद का दौर था। उस समय वो आर्थिक मामलों के सलाहकार बने और फिर फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, प्लानिंग कमीशन में रहे और उसके बाद चंद्रशेखर साहब जब बहुत बड़ा संकट आ गया तो उनको लेके आए और फिर जब चंद्रशेखर साहब की सरकार गिर गई, नई सरकार आए तो वो वित्त मंत्री बने और एलपीजी की पॉलिसी लाए। तो वो मनमोहन सिंह जी अपने इस एक्सपीरियंस से एक चीज समझते थे कि किसी भी देश का आधार है विदेश नीति का, वो वहां की अर्थव्यवस्था है, क्योंकि अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो कोई देश मजबूत नहीं हो सकता। दूसरा, उन्होंने अपने इस अनुभव से एक चीज और सीखी, वो ये था कि हमें समाजवादी उद्देश्य हासिल करने हैं पूंजीवादी साधनों के द्वारा। तो एक यूनिक मॉडल है हिंदुस्तान का, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं, या तो समाजवादी देश है नहीं पूंजीवादी देश है। और ये भारत की एक विरासत है, पंडित नेहरू के जमाने से ही चले आ रही थी और उससे पहले हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में भी थी। तो उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 2 लेवल पे काम करना शुरू किया कि अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। और जिस तरीके से उन्होंने मजबूत किया, 2007-8 का जो वित्तीय संकट पूरी दुनिया में आया, भारत उससे अनअफेक्टेड रहा, भारत में उसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा, उन्होंने कहा कि आवाम को मजबूत करना है और उसके लिए उन्होंने अधिकारों पे आधारित एक नीति अपनाई और अलग अलग तरीके के अधिकार दिए, एम्प्लॉयमेंट का, हेल्थ का, एजुकेशन का, इंफॉर्मेशन का। तो इतने अधिकार दिए उन्होंने। तो ये सब विदेश नीति में कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट होते हैं कि हिंदुस्तान किस तरह से मजबूत हो, एक आर्थिक शक्ति बने, और आर्थिक शक्ति बनेगा तो राजनीतिक दृष्टि से हिंदुस्तान प्रभावशाली होगा और अपना दुनिया में नेतृत्व एस्टेब्लिश कर पाएगा। तो मनमोहन सिंह जी ने जो प्रयास किया, उनके अगर 10 साल में देखें तो हमारी ग्रोथ रेट 8% के आसपास रही है। हिंदुस्तान में कभी इतनी ग्रोथ रेट नहीं रही जितनी मनमोहन सिंह जी के टाइम में रही। तो ऐसी स्थिति में हमारी विदेश नीति में कितनी स्टेबिलिटी रही। और जब 1998 में भारत पे सैंक्शन लगाने की बात हुई, जो भारत की विदेश नीति का एक अग्नि परीक्षा थी कि सैंक्शन लगाएंगे, परमाणु परीक्षण किया है। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने आने के बाद में जिस तरीके से विदेश नीति कंडक्ट की और अमेरिका जैसा देश आगे आया कि हम आपसे सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट करेंगे, तो जो सैंक्शंस की बात उठती थी वही देश सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो बोलते कहीं, सामान्यतः उन पे आरोप लगता है कि वो बोलते नहीं थे। देखिए, कम बोलना, काम अच्छा करना, आधारभूत काम करना, ये उनकी शख्सियत का लक्षण था। वो ऐसा नहीं कि समझते नहीं थे। मेरे ख्याल से जितनी उनकी समझ थी, हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री की इतनी समझ नहीं रही, क्योंकि वो जानते थे कि हिंदुस्तान में 2 सबसे बड़ी कमियां रही हैं स्वतंत्रता के बाद, 2 चुनौतियां भी है, कमियां भी है। एक तो हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद को मजबूत करना है,
दूसरा, ये मेरा है इसलिए सही है, ये प्रवृत्ति हिंदुस्तान की सियासत में आ गई है और इन दोनों के अगेंस्ट में गार्ड करके दुनिया में भारत की जो एक इमेज बनाई, छवि बनाई, और उसी छवि का परिणाम आज भी हम देख रहे हैं कि भारत की प्रतिष्ठा है वो आज की सियासत से या पहले की सियासत से नहीं है, मनमोहन सिंह जी के टाइम की सियासत है, सियासत से। और इसलिए मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा कि इतने दमदार सरदार हिंदुस्तान के, हमारे मुल्क के सदर रहे, जिन्होंने हिंदुस्तान को इतना मजबूत बनाया, बिना अपने आप को मार्केटिंग किए, बिना अपने आप का को ब्रांडिंग किए। तो उन्होंने हमें ये भी कहा, जब पैसे की बात उठी तो उन्होंने कहा पैसे पेड़ों के नहीं लगते हैं, तो उनकी आलोचना हुई। और यहाँ तक कि मनमोहन सिंह जी तो कोई निर्णय नहीं लेते हैं, तो उन्होंने कहा इतिहास जज करेगा, ये तो इतिहास बताएगा। मैं क्या कहूँ, तारीख में कौन किसको कितना मजबूत बताएगा। तो आज हम उस सरदार को एक नम आंखों से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिसने हमारे मुल्क को, स्वयं के मुल्क को इतना मजबूत बनाया, और मजबूत बनाया नहीं, प्रतिष्ठित लेवल पे दुनिया के नक्शे पे रखा, और जिसने समाजवाद और पूंजीवाद दोनों में सामंजस्य इतना गहन तरीके से बैठाया कि हमें पूंजीवाद भी चाहिए, हमें समाजवादी उद्देश्य भी चाहिए। जी योगेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो जो उनकी एक रणनीति और खामोशी उनकी कमजोरी नहीं थी, लेकिन वो जानते थे कि उस खामोशी में उनका विजन छिपा होता था। वो कर्म में भरोसा करते थे बजाय बोलने के। कई चीजों को लेकर के उनका जो नहीं बोलना भी उसका जवाब होता था। रावत साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। कई बार उनके नहीं बोलने की आलोचना भी होती थी, कहा जाता था कि रिमोट से चलते हैं बहुत सारी चीजों को लेकर के। कई आलोचक उनकी आलोचना भी बेबाक तरीके से करते थे, लेकिन आज पता लगता है कि वास्तव में उनकी खामोशी में बहुत कुछ छिपा हुआ था। यही नहीं, इनको कठपुतली के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता था। कहते ये बोल ही नहीं सकते हैं कि तो बिल्कुल खुद निर्णय नहीं ले सकते हैं, लेकिन उनके निर्णय अभी हमारे विद्वान पैनलिस्ट बता चुके हैं। इतने बड़े बड़े डिसीजन, युगांतरकारी डिसीजन लिए, मनरेगा हो, राइट टू एजुकेशन हो, फूड सिक्योरिटी बिल हो, आरटीआई हो, ये बुनियादी चीजें ये लोकतंत्र की हैं। दूसरी, डॉक्टर साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही कि वो समाजवाद और पूंजीवाद का जो सामंजस्य, पूंजीवाद के हथियार से उन्होंने, क्यों मुझे याद है उन दिनों 90 के दशक में जब उदारीकरण का दौर आया, वैश्वीकरण का दौर आया, निजीकरण का दौर आया, तो हमारे वामपंथी साथी कितना विचलित थे। बहुत कहते थे कि ये तो बिल्कुल पूंजीवाद की तरफ चले गए, उनके हो गया, ये तो अमेरिका परस्त हो गए। तो आपने देखा होगा उस समय ये क्या है, ये निजी आपका मनरेगा क्या है, नरेगा क्या है, राइट टू एजुकेशन, मतलब हर गरीब का लड़का, गरीब का बच्चा भी पढ़ सकता है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये समझिए लोकतंत्र का इतना बड़ा हथियार है। आज देखिए कहीं भी लोगों को, जो भ्रष्टाचारी होते हैं उनको आरटीआई का डर रहता है। कहीं बोलो यार ये कर दो, उन्होंने भैया आरटीआई आ जाएगा, हमको हो जाएगा। तो सारा खुलापन आ गया। तो वो चीज तो थी, बैंकों का उदारीकरण किया उस समय, रिजर्व बैंक को उन्होंने खुली छूट दे दी। जो इंस्पेक्टर राज होता था पहले बड़े मुश्किल होता था, आप बताया था, आप जिक्र कर रहे थे। अब वो चीज कहाँ, सिलेंडर लाने में, गैस का सिलेंडर, तो बहुत सारी चीजें होती थी, कहाँ मुश्किल था। अरे पासपोर्ट बनाने में कितनी दिक्कतें होती थी। यहाँ हम उत्तराखंड के लोग तो यहाँ से नहीं बरेली जाया करते थे, पासपोर्ट ऑफिस होता था तब। वो समय विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी हुआ करते थे, कितना आसान हुआ। तो ये सारा खुलापन आया किस तरह, पूंजीवाद की तरह नहीं गया, आम आदमी के हित में आया। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये, वो व्यक्तिगत दिखावे के पक्ष में नहीं होते थे। मतलब प्रशंसा भी करना, आप जानते हैं आजकल क्या होता है, राजनीति के लोग अपने प्रचार में, राजनीति के लोग अरबों खरबों रुपए खर्च कर देते हैं। वो बहुत सीधे साधे भी थे, कम बोलते थे, लेकिन जो बोल गए, जो कर गए, आज वो हम $5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी आपका इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो उसके बुनियाद किसने रखी? उसकी बुनियाद तो वही हुई ना, जब उदारीकरण आया, जब आपका वैश्वीकरण आया, जब आपका निजीकरण आया। आज निजीकरण तो उस दौर तक चला गया कि सब कह रहे सब कुछ अडानी को चला गया।
ये भी तो बात हो रही है, तो ये कहाँ से सीखा आपने, निजीकरण की बात कहाँ से सीखी? तो वो सारी चीजें जो बुनियाद मनमोहन सिंह रखते, और मेरे को असाधारण काम। अच्छा, दूसरा, वो अब तक क्या एक ऐसे राजनीतिज्ञ थे, इसलिए भी मतलब अपनी सादगी और विद्वता और अपना दूरदृष्टि उनकी, उसकी वजह से उन्होंने ईमानदारी, कोई पर्सनल उन पर एक उंगली नहीं उठा सकता। अब बोला था मोदी जी ने कि भाई आप क्या रेनकोट पहन के नहाते हैं, क्या करते हैं, मतलब इस तरह के बातों, कोई उन पर व्यक्तिगत कोई आक्षेप नहीं लगा सकता। ऐसे व्यक्ति ने अपनी भारत की राजनीति में तो अपनी अलग पहचान बनाई उन्होंने, साथ ही उन्होंने हमारे जितने प्रधानमंत्री हुए सब योग्य हैं, हम किसी वो नहीं बने, उनमें भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई, और उनको युगों युगों तक याद किया जाएगा जब तक भारत की आर्थिकी का सवाल होगा। इसकी वजह से जब भारत की अर्थव्यवस्था 2000 बताया डॉक्टर साहब ने, 2008 में जो मंदी आई, रिसेशन आया, ग्लोबल रिसेशन जो था, कई लोगों ने खासकर आईटी के सेक्टर में तो बहुत बुरा हाल था, उसमें नौजवानों ने बड़ी मुश्किल आत्महत्याएं की। हमारे देश के लोग जो विदेशों में गए थे, ज्यादातर जाते हैं नौकरियों के लिए विदेशों में जाते हैं, वहीं हो जाते हैं, जब वहां के वहां रोटी के लाले पड़ने लगे, अपने देश में आ गए। उस वक्त मनमोहन सिंह की नीति ने इस देश को उस संकट में फंसने नहीं दिया। 91 से जो शुरू हुआ, वो आपका 2008 तक वो काम आया, अभी तक काम आया है। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को तो हम क्या कहते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, याद करेंगे हम, क्या हमारी पीढ़ियां भी याद करती रहेंगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, और इसमें कहीं संदेह नहीं है कि उनका जो व्यक्तित्व था, कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा बोलें कोई एक अच्छे लीडर होंगे, आपका काम भी बोलना चाहिए, और काम भूलता था मनमोहन सिंह का, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और बिल्कुल राजनीति की एक बात, वो न्यूक्लियर डील, डॉक्टर साहब, न्यूक्लियर डील में आप कह रहे हैं कितना बड़ा डिसीजन लिया उन्होंने उस समय। सारे वामपंथी वो अपने स्पीकर जो थे उनको, सीपीएम वालों ने उनको निकाल दिया, इतनी स्थिति आ गई थी उस समय वो न्यूक्लियर डील के मामले में। लेकिन उन्होंने रहा, सरकार आए जाए, जो फैसला लिया तो लिया, तो वैसा नहीं, वो कहने वाली बात है, लेकिन कितने मजबूत डिसीजन उनके थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, क्यों एक विल पावर मजबूत बात होती है कि आप कर सकते हैं, ढुलमुल रवैया नहीं था, जो स्टेप उठाना है वो उठाते थे वो, ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने पहले भी कहा कि कुछ लोग अपने कर्म से ही उन चीजों का जवाब देते हैं कि मैंने काम किया है, वो बोलना चाहिए। और बात सही है, हम दुनिया में आता है वो जाता है, भूल जाते हैं लोग, लेकिन अगर कोई काम होता है तो इतिहास के पन्नों पे अमिट छाप होती है, वो याद किए जाते हैं। और शायद यही वजह होती है कि हम कई बार कहते हैं कि वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके काम, उनके बताए रास्ते वो हमारे साथ में चल रहे हैं, जिन पे हम आगे बढ़ पा रहे हैं। मैं वापस से सतीश जी का रुख करना चाहूंगा। सर, ये माना जा सकता है कि 2008 में नहीं, कई बार उसके बाद भी ऐसे हालात बने कि आर्थिक मंदी का दौर आया, अभी भी पिछले दिनों, लेकिन भारत की जीडीपी पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये कहा जा सकता है एक मजबूत किला हमारे आर्थिक ढांचे का, जिसकी नींव मनमोहन सिंह ने 91-92 में रखी, वो एक मजबूत नींव कह सकते हैं कि मंदी जैसे भूकंप भी उसे हिला नहीं पाया। सर, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी। कोई भी जो देश होता है वो दो तरह के वॉर लड़ता है। एक तो जो बैटल फील्ड में कर रहा है, यानी कि ग्राउंड पे कर रहा है। 1965 में हमने फेस किया, 1971 में किया, 1999 में किया कारगिल वॉर। और एक देश आर्थिक युद्ध लड़ता है। और आप इस बात को समझिए कि हमारे देश ने जितने भी आर्थिक युद्ध झेले, उस दौरान मनमोहन सिंह जी प्रोमिनेंट पोजीशंस पे थे, या तो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उनका पोर्टफोलियो रहा, या वो देश के पीएम रहे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप की क्रोनोलॉजी समझा देता हूँ सर। 91 का सबसे क्रूशियल टाइम था, सभी जो पैनलिस्ट होंगे इस बात से सहमत होंगे कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल वॉर, एक आर्थिक जिसे हम युद्ध कहते हैं, उससे ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हिंदुस्तान के लिए नहीं हो सकती थी। उस 91 के वॉर में एक तरह से हमें जीत दिलाई, जहां हमारे रिजर्व्स नहीं थे। उसके बाद जो 9/11 का जो स्थिति हुआ, उससे इंडिया के एक्सपोर्ट पे बहुत डेंट हुआ। उस टाइम भी इंडिया की जीडीपी को उन्होंने डाउन नहीं होने दिया, बहुत बड़ी चीज थी ये। उसके बाद सब प्राइम क्राइसिस, जिसकी हम सब बात कर रहे हैं, 2006 में स्टार्ट हुआ, 2008 आते आते सारे बबल्स और पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट क्रैश कर गए। मुझे आज भी याद है, इंडियन स्टॉक मार्केट शायद 21-22 हजार से 8 हजार पे आ गया था। उस स्थिति में भी उन्होंने हमारी इकोनॉमी को संभाला और उसे बैलेंस किया। सब प्राइम क्राइसिस के इंपैक्ट हमारे देश में 12-13 तक रहे, और आप इस बात को लेकर सरप्राइज होंगे, इस दौरान हमारे देश की जीडीपी 7 से 8% रही।
अनडाउटली लोग क्रिटिसाइज करेंगे इस ग्राउंड पे कि उस दौरान हमारे देश का इन्फ्लेशन भी ज्यादा था। अब देखिए, जब आप इनकम होती है ना, तो वो सब चीजें सरपास हो जाती है। तो इस देश को आर्थिक मोर्चे के ऊपर जितने युद्ध लड़ने पड़े, उन सब युद्धों में, हर बैटल में, आर्थिक वॉर जो इकोनॉमिक वॉर है, मनमोहन सिंह जी ने न सिर्फ लीड किया बल्कि हमारे को हर मोर्चे पर जीत दिलाई। और जिस आप बात कर रहे हैं ना कि जो नींव रखी उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट की, आज हम क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात करते हैं। मैं ज्यादा अंदर जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा कि पॉलिटिकल बात हो जाएगी, मैं इसको इकोनॉमिक साइड पे ही रखता हूँ। आज हम क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात करते हैं कि पूंजीवाद और राजनीति का गठजोड़ हो गया है। आप देखिए, उस इंसान ने, मैं ये मानता हूं कि 91 से लेके अब वाजपेयी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, उसको छोड़ दे तो बाद में मनमोहन सिंह जी लीड में रहे, कोई एक दाग नहीं लगा सकता उनके ऊपर। वो ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने बहुत ईमानदारी से काम किया। और मैं फिर इस बात को जोड़ना चाहूंगा कि जो डिसइन्वेस्टमेंट की नींव उन्होंने रखी, उसी वजह से आप देख पा रहे हैं कि आज हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के कगार पर हैं। और बहुत जल्द आप ये देखेंगे कि 2030 तक हमारी इकोनॉमी डेफिनेटली पूरे ग्लोब में 3rd नंबर पे होगी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। और मतलब मैं सर फर्मली मानता हूं कि शायद उन्होंने जो कंट्रीब्यूट इस इकोनॉमी को किया, शायद कोई और पीएम नहीं कर पाया। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कुछ ऐसे समझ और उनकी जो मजबूत नींव थी वो निश्चित रूप से उसे कोई हिला नहीं सकता, और इसी कायदे में याद किए जाएंगे। देखिए, विकास और रिफॉर्म्स एक सतत प्रक्रिया है। आप किस तरह से लेते हैं, आपको सब वो अचीव करने का टाइम सबको मिलता है, लेकिन आप किस तरह से गोल कर पाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आप उस वक्त वो कैसे भुना पाते हैं। मनमोहन सिंह उस वक्त के भी कदरदान थे, वो जानते थे कि कब किस वक्त कौन सा शॉट खेलना है, और उसमें माहिर थे। और बोलते नहीं थे, लेकिन वो उसी तरह से बाजी मारते थे। चलिए, मैं समय कम है लेकिन एक मिनट में करोड़ी सिंह जी और रावत साहब के पास में जाना चाहूंगा। सिंह साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। करोड़ी सिंह जी, विदेश नीति की आपने बताई कि वो एक ऐसे नायक की तरह उन्होंने भूमिका अदा की जब आलोचना भी सहनी पड़ती थी, लेकिन उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाल कर और सामंजस्य बैठाने में भी, ये कह सकते हैं कि माहिर राजनीति के खिलाड़ी तो नहीं थे, लेकिन हाँ, बाजी उससे कम भी नहीं चलते थे। वो देखते थे कि हाँ बिल्कुल सटीक यही जा सकता था, और बेबाक तरीके से भी उन्हें कहा जा सकता था। तो ये माना जा सकता है कि विदेश नीति पर उनकी जो आर्थिक छाप थी, उसकी वजह से हमारे रिश्ते कई, आज भी कहा जाता है कि यूएस में या फिर नेबर कंट्रीज हैं, उनमें आज जो बेहतरीन हमारी, खैर में चलिए उससे डाइवर्ट हो जाएंगे, हम केवल उसी पर फोकस रखना चाहेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि वाकई उनकी दूरदर्शिता जो थी, उसका काफी असर दुनिया के मुल्कों पे भी पड़ा। वो जैसे बराक ओबामा ने एक बार कहा भी कि ये तो एक अपने आप में एक लेसन है, एक अपने आप में एक ऐसी शख्सियतें हैं जिनसे सीखा जा सकता है। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से उनमें सियासत की मक्कारी नहीं थी। मनमोहन सिंह जी में सियासत के जो शालीनता का तराना था, सियासती तहजीब का, उसमें शालीनता थी, दृढ़ता भी थी। और इसीलिए दुनिया में कहीं भी वो बोलते थे तो हर नेता उनको बहुत ध्यान से सुनते थे, क्योंकि हर वर्ड का कोई न कोई मीनिंग होता था जब वो बोलते थे। और वो ये जानते थे कि दुनिया में 2 चीजें, एक तो साइक्लिकल क्राइसिस आता है, एक स्ट्रक्चर लाता है, और उन दोनों ही संकट से हिंदुस्तान को बचाना है तो हमें समाजवादी और जो पूंजीवादी चीजें हैं, पूंजीवाद को साधन बनाना है, पूंजीवाद हमारे समाज पे हावी न हो। और इसीलिए उन्होंने 91 में एलपीजी भी लाए, और 70 के दशक में समाजवाद के टाइम में एडवाइजर भी, आर्थिक एडवाइज मामलों के एडवाइजर रहे, सेक्रेटरी रहे। और वो ये हिंदुस्तान की जो तहजीब थी उसको अच्छी तरह समझते थे, और इसलिए सियासत की मक्कारी से हमेशा दूर रहे, और शालीनता से अपनी राजनीति की। शायद यह है कि देखिए, बचपन जहां से गुजरता शुरू होता है, अगर गुर्बत में कोई जीता है तो वो 2 तरह का व्यक्तित्व लेके आता है। एक तो वो बहुत ही मक्कार हो जाता है, या बहुत ही शालीन और सौम्य हो जाता है। शायद मनमोहन सिंह गुर्बत से जिस तरह गुजर के आए, वो शालीनता सौम्य थी। और इन्हीं शब्दों के साथ हम सब उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि हमारे देश को महान बनाने में, एक राष्ट्र के सपूत के रूप में, हम एक सदर के रूप में देश को मजबूत किया। जी, मैं रावत साहब आपके पास में आना चाहूंगा। समय थोड़ा कम है, तो हम ये कहा जा सकता है कि वाकई
वो एक ऐसे महानायक रहे अपने रिफॉर्म्स के लिए जिन्हें जाना जाएगा। राजनीति है, आलोचना हो सकती है, लेकिन उनका किया गया काम और अगर निर्भीक और निष्पक्षता से देखा जाए तो वास्तव में उनके लिए वो चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, चाहे वो आरबीआई के गवर्नर रहे या फिर देश के प्रधानमंत्री रहे, तो ये कहा जा सकता है कि वाकई हमने एक ऐसा योद्धा खो दिया जिसकी छाप ही या स्मृति शेष है, उन्हीं को हम याद करते रहेंगे। हाँ, निश्चित रूप से जो मिसालें वो जो उदाहरण वो पेश कर गए, इतना विद्वान प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ, इतना शालीन प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। मतलब बिना बोले, एक बार आपको याद होगा जब 2004 के चुनाव थे तो अडवाणी जी वर्सेस इनको था मनमोहन सिंह जी, तो फिर आया भाई कि उन्होंने कहा था जो जितना जोर से बोलेगा इसका मतलब नहीं है मैं जोर से नहीं बोलता हूँ तो मैं कमजोर हूँ। जो आदमी जितना जोर से बोलेगा इसका मतलब नहीं है वो इतना पावरफुल है, इतना दमदार है। तो इस तरह उन्होंने भारत की राजनीति में एक उदाहरण सेट किया, ईमानदारी का किया, शालीनता का किया, वो तो बड़बोलापन नहीं किया। अपना निजी प्रचार में उन्होंने कभी नहीं चाहा, अपना क्या कहते हैं उस भव्यता में उन्होंने कभी यकीन नहीं किया। सब बहुत सादा जीवन। ऐसे भी राजनीति भारत में आजकल कहाँ मिलते, बिरले मिलते हैं। तो भविष्य में इसलिए भी उनको याद किया जाएगा कि ऐसे भी प्रधानमंत्री, ऐसे भी राजनेता भारत में हो सकते हैं, इतने ईमानदार। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रावत साहब। निश्चित रूप से वो अपने आप में बहुत सारे अध्याय थे और जिन पे जितनी चर्चा की जा सकती कम है और उन पे कई बार किसी भी तरह की चीजें कही जाती हूँ, लेकिन जब आज वो दुनिया में नहीं है, निश्चित रूप से जब उस डेप्थ को लोग उस वक्त को, उस चीज को अगर थोड़ा भी महसूस करने की कोशिश करेंगे तो अंदाज लगेगा कि वास्तव में वो किस तरह के नायक नहीं महानायक थे। तो चले जन टीवी परिवार की ओर से उन्हें सादर श्रद्धांजलि और अभी उनकी स्मृति ही शेष रहेंगी। आप सभी का बहुत बहुत आभार। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।